हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश डॉक्टर राजेंद्र बलोदी जी की ये किताब है और इसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट इसको पढ़ेंगे और वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ेंगे। आपको पता है यह किताब 9 खंडों में लिखी गई है और इसके अंदर कुल 62 अध्याय हैं। ठीक है, तो जो आज की हमारी वीडियो होगी इसके अंदर हम जो पहला खंड है जिसके अंदर 2 अध्याय आते हैं, तो उन दोनों अध्यायों से जितने भी वन लाइनर बन सकते थे उन सभी को मैंने यहाँ पे उनको बुक से निकाला है। ठीक है, वन लाइनर की फॉर्म में उनको मैंने बनाया है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको कल की वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि जो पूर्वासी समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था। तो ये प्रकाशित होता था अल्मोड़ा से। ठीक है, 1980 में। और इसके जो संपादक थे उनका नाम था शिवचरण पांडे। ठीक है, तो कल काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे ज़्यादा कल 8 लोगों ने सही जवाब दिया, जिनमें सबसे पहले जवाब दिया था दर्शना खड़ायत जी ने। इसके अलावा अखिलेश उनियाल, ट्रंप डोनाल्ड, राजश्री मेहरा, राजेश कुमार, नीलेश कुमार, अमित आर्य और राज एग्री ने भी इसका सही जवाब दिया था। तो चलिए अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं और कल के लिए जो प्रश्न होगा वो वीडियो के एंड में मैं आपको पूछूंगा और कुछ बातें भी वीडियो के एंड में ही करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदास ने अपनी किस रचना में हिमालय की वंदना की है। तो कालिदास ने हिमालय की वंदना कुमार संभव जो उनकी रचना है उसमें की है और इसी में इन्होंने हिमालय को अनंत रत्नों का प्रभाव, अनंत रत्नों का जन्मदाता माना है। ठीक है, तो ये आपको सीधा प्रश्न बन सकता है, कालिदास ने अपनी किस रचना में हिमालय को अनंत रत्नों का जन्मदाता कहा है। तो वो है कुमार संभव। कुमार संभव में ही कालिदास ने यहाँ के क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए क्या कहा है, औषधि प्रस्थ कहा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ हिमालय में, जो हिमालय का मध्य हिमालयी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। कई बार प्रश्न बन जाता है उत्तराखंड कौन से भाग में आता है, मध्य हिमालय में आता है, उच्च हिमालय में आता है, बाहरी हिमालय में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड मध्य हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आर्यों का आदि निवास स्थान था। तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं इसके अनुसार जो आर्य थे, आर्यों का आदि निवास स्थान है मध्य हिमालय। ठीक है, ये जो सभी प्रश्न हैं ये मैंने उनकी किताब से लिए हैं, राजेंद्र बलोदी जी की किताब से, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश स्टैंडर्ड किताब है। तो आप इनके आंसर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं और अगर कभी एग्जाम में आता है और आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आप ऑब्जेक्शन के लिए इसका प्रूफ भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, भारतीय भूगोल विद्वानों ने हिमालय क्षेत्र को कितने खंडों में विभाजित किया है। तो जो भारतीय भूगोल विद्वान हैं इन्होंने संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को 5 खंडों में विभाजित किया है। कौन कौन से खंड हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला खंड है नेपाल खंड। ठीक है, नेपाल हिमालय या नेपाल खंड, जो कि काली नदी से पूर्व की ओर का जो खंड है उसको क्या कहा जाता है, नेपाल खंड। दूसरा और तीसरे में आते हैं कुर्मांचल और केदार खंड। ठीक है, कुर्मांचल यानी कि मानस खंड, केदार यानी कि केदार खंड। तो यमुना नदी से लेकर काली नदी का बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं हमारा उत्तराखंड या फिर कुर्मांचल खंड और केदार खंड। इसके अलावा जो चौथा खंड है वो है जलंधर, जो कि यमुना नदी से पश्चिम की ओर का जो इलाका है उसी को जलंधर खंड कहा गया है। और पांचवा और अंतिम है कश्मीर खंड, जो कि जलंधर के पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो ये यमुना का पश्चिम क्या है, जलंधर, और जलंधर का पश्चिम है कश्मीर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सीधा प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, काली से पूर्व की ओर का इलाका हिमालय का कौन सा खंड कहलाता है, नेपाल खंड। यमुना से पश्चिम की ओर कौन सा खंड है, जलंधर खंड। ऐसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में हिमालय के भूभाग को क्या कहा गया है। तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें हिमालय के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। हिमालय का जो भूभाग है क्षेत्र को देवभूमि, जम्बूद्वीप या रतन प्रभा इसमें कहा गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कालिदास ने अपनी किस रचना में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए ये प्रश्न 2 तरीके से बन सकता है। जैसे कि आपको पूछेगा, एक तो यही जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो सही आंसर होगा उनकी जो रचना है रघुवंश, उसमें इन्होंने गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ऐसे भी बन सकता है कि कालिदास ने अपनी रचना रघुवंश में गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, गौरी गुरु। इसका मतलब होता है गौरी के पिता। ठीक है, चलिए
इसके अलावा कालिदास की एक रचना और है मेघदूत, और मेघदूत में कालिदास ने यहाँ के जो क्षेत्र है इसके लिए अलकापुरी शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, मेघदूत में। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो ये जो कालिदास की रचना है मेघदूत, इसी रचना में कनखल का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है। कनखल के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो मेघदूत में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है केदारखंड और मानसखंड की विभाजन रेखा है। तो केदारखंड यानी कि हमारा आज का गढ़वाल और मानसखंड यानी कि कुमाऊं, इन दोनों की विभाजन रेखा है नंदा पर्वत, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, तो प्राचीन ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हिमालय के लिए क्या कहा गया, हिमालय क्षेत्र के लिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए प्राचीन ग्रंथों में तो इलाव्रत कहा गया है, ब्रह्मपुर खसदेश कहा गया है। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि प्राचीन ग्रंथों में केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो यही आपको नाम याद रखने हैं। अगला है पौराणिक प्रसंगों में हिमालय को क्या कहा गया है, तो पुराणों में हिमालय के लिए किस शब्द का प्रयोग, अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्राचीन ग्रंथों में, अब हम देख रहे हैं पौराणों में, जो हमारे पुराण हैं उनमें क्या कहा गया है हिमालय के लिए, तो हिमालय को कहा गया है देवात्मा, और उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि या फिर तीर्थ भूमि, इसमें उत्तराखंड के लिए कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड को तपोभूमि, स्वर्गभूमि आदि भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी के नोट्स बनाएं, इनसे इनके अकॉर्डिंग आप इनके नोट्स बनाएं, और जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में चीज़ों को पढ़ता हूं, बुक से मैं क्वेश्चंस निकालता हूं। आप अगर नोट्स बना के पढ़ते हैं कि किस तरीके से भी पढ़ते हैं, आप उसके हिसाब से इसके नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बातें मैं वीडियो के दौरान बता रहा हूँ उनको लेकर भी। चलिए 10वां प्रश्न है, लक्ष्मण जी के पुत्रों के नाम क्या थे, तो देखिए लक्ष्मण जी के पुत्रों का भी उल्लेख किया गया है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो आपको नाम याद रखने हैं इनके, चंद्रकेतु और अंगद जो थे ये लक्ष्मण जी के पुत्रों के नाम थे, ठीक है। अगला है, किस मार्ग को मेघदूत में हिमालय तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग बताया गया है, तो वह कौन सा मार्ग है, वो है गंगा तट से होकर, ठीक है। यानी कि गंगा नदी का जो मार्ग है, गंगा तट का जो मार्ग है, इसको सबसे सुगम मार्ग बताया गया है हिमालय तक जाने का। कौन से ग्रंथ में बताया गया है, तो मेघदूत में, ठीक है। पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड समेत तिब्बत को क्या कहा गया है, तो देखिए जो तिब्बत का प्रदेश है, चीन से लगा हुआ है ना तिब्बत, और उत्तराखंड के बीच में है, उत्तराखंड और चीन के बीच में है तिब्बत, तो उत्तराखंड और तिब्बत को मिलाकर जो पूरा क्षेत्र था इसको पहले कहा जाता था उत्तर कुरु, ठीक है। और जो मेरठ हस्तिनापुर का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था, दक्षिण कुरु उसको कहा जाता था। तो प्रश्न बन सकता है उत्तर कुरु में कौन कौन आते थे, तो तिब्बत भी आता था, और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है ये भी आता था उत्तर कुरु में, और दक्षिण कुरु में आते थे हमारे हस्तिनापुर मेरठ का इलाका। अगला प्रश्न है, उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु प्रदेशों को जोड़ने के कारण उत्तराखंड का नाम क्या पड़ा, तो देखिए उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु जो प्रदेश है इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य भी उत्तराखंड करता था, इसीलिए उत्तराखंड का एक अन्य नाम पड़ा कारूपथ, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो कारूपथ आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगला है बेसिक क्वेश्चन है, विश्व का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है, तो विश्व का आदि ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को, ठीक है। सप्त सिंधु क्षेत्र की 7 नदियां कौन सी हैं, तो सप्त सिंधु क्षेत्र की 7 नदियों के बारे में आपको याद रखना है। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी नदी सप्त सिंधु नदियों में शामिल नहीं है, तो कौन कौन सी नदियां हैं, सरस्वती है एक, ठीक है, दूसरी है अलकनंदा, तीसरी है धौलीगंगा, चौथी पिंडर, फिर भागीरथी, फिर मंदाकिनी और फिर नयार नदी। तो ये 7 नदियां हैं, सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां हैं, आपको सातों की सातों याद रखनी है, ठीक है। इनमें से अगर हम देखें तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी भी हो गई, पिंडर भी हो गई, तो ये 4-5 नदियां हैं, जैसे नयार हो गई, इंपॉर्टेंट ये सारी नदियां आपको ये याद रखनी है, ठीक है। आर्य संस्कृति का आदि स्रोत इसी क्षेत्र को माना जाता है, तो प्रश्न बन सकता है आर्य संस्कृति का आदि स्रोत किस क्षेत्र को माना जाता है, तो सप्त सिंधु क्षेत्र को माना जाता है। अगला है, ऋग्वेदिक सिंधु के नाम से किस नदी को जाना जाता था, या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है ऋग्वेद में अलकनंदा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में अलकनंदा को ऋग्वेदिक सिंधु कहा गया है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक सिंधु के नाम से किस नदी को जाना जाता था,
अलकनंदा को, ठीक है। इसके अलावा अलकनंदा को दिव्य नदी के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा का अन्य नाम क्या है? दिव्य नदी भी इसको बोलते हैं। गंगा को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? तो गंगा को त्रिपतगा यहाँ पे कहा गया है। जानवी नदी के लिए बद्री प्रभाव और मंदाकिनी के लिए ब्रह्मलोक विधोता शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों जो उल्लेख हैं ये ऋग्वेद में हैं, ये दोनों जो उल्लेख हैं ये अलग अलग हमारे पुराण हैं जो उनमें हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट है, लेकिन आप इन दोनों को भी माइंड में जरूर रखिएगा। अगला है हमारा कुलिंद किरातों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी हमारे पुराण हैं, ग्रंथ है, उन सभी में कुछ ना कुछ वर्णन मिलता है। तो जो महत्वपूर्ण है हम उनको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपको पूछेगा कुलिंद और किरातों का वर्णन कौन से पुराण में मिलता है? तो ये वर्णन मिलता है वायु पुराण में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वायु पुराण में किसका उल्लेख मिलता है? कुलिंद और किरातों का। इसी के साथ जो हमारे विनय पत्रिका है तुलसीदास जी की, तो विनय पत्रिका में किसका उल्लेख मिलता है? मंदाकिनी और बद्रिका आश्रम का, ठीक है। तो विनय पत्रिका में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जहांगीरनामा भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड के इतिहास से जानकारियाँ मिलती हैं, तो इसमें उल्लेख मिलता है श्याम सिंह और लक्ष्मी चंद का। ये प्रश्न बन चुका है एग्जाम में कि इनमें से किस जहांगीरनामा में इनमें से किस शासक का नाम था? तो आपको नाम देखना है, श्याम सिंह और लक्ष्मी चंद का उसमें उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अलग अलग सोर्स हैं जिसके अंदर उत्तराखंड से संबंधित अलग अलग चीज़ों के नाम वहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमने देखा। इसके बाद पृथ्वीराज रासो में कुमाऊं के लिए क्या कहा गया है? देखिए पृथ्वीराज रासो जो कि रचना है चंद बरदाई की, तो इस रचना में कुमाऊं के लिए कुमाऊगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, इनमें से किस रचना में कुमाऊं के लिए कुमाऊगढ़ कहा गया है? तो ये कहा गया है पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। और ये किसकी रचना है? चंद बरदाई की ये रचना है। अगला प्रश्न है, किस लेख से नाग राजाओं के नाम मिले हैं? तो नाग राजाओं के जो नाम मिले हैं, जो गोपेश्वर का शक्ति लेख है वहाँ से इनके नाम मिले हैं, ठीक है, गोपेश्वर के शक्ति लेख से। अगला है, आर्य मनीषियों ने उत्तराखंड को क्या कहा है? तो आर्य मनीषियों ने उत्तराखंड को कहा है योनि देवकृत, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? योनि देवकृत शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा अगर आपको प्रश्न बने ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए मनुष्यों की पूर्ण भूमि या फिर देवभूमि भी कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड को योनि देवकृत किसने कहा है? आर्य मनुष्यों ने, ठीक है, आर्यों ने कहा है। नंदा देवी का सफल आरोहण किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। ये किताब किसकी है? जो टिलमैन है इनकी यह किताब है, ठीक है। जो टिलमैन है इनकी किताब है नंदा देवी का सफल आरोहण। और इस किताब की भूमिका जो लिखी है वो लिखी है टी.जी. लॉन्गस्टॉफ ने। और टी.जी. लॉन्गस्टॉफ ने उत्तराखंड को सबसे सुंदर बताया है। आपको सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, इनमें से किस रचना में लॉन्गस्टॉफ ने उत्तराखंड को सबसे सुंदर स्थान बताया है? तो वो है हमारी नंदा देवी का सफल आरोहण, ठीक है। चलिए, हरिद्वार से मानसरोवर तक फैले क्षेत्र में फैला है। तो हरिद्वार से लेकर मानसरोवर तक जो क्षेत्र फैला है वो है हमारा केदारखंड और मानसखंड, यानी कि हमारा उत्तराखंड। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जो हमारा केदारखंड है, केदारखंड फैला है हमारा बौद्धांचल से लेकर टोंस नदी तक या फिर यमुना नदी का। बौद्धांचल यानी कि जो बधान पट्टी है वहाँ से, ठीक है, और टोंस नदी तक, या फिर आप ऐसे में ध्यान रखिए कि यमुना नदी से लेकर, यमुना यानी कि टोंस, ठीक है, यमुना यानी कि टोंस, तो टोंस और यमुना से लेकर जो हमारी बधान पट्टी है जहाँ पे नंदा पर्वत भी आता है, ठीक है, तो वहाँ तक है हमारा गढ़वाल क्षेत्र यानी कि केदारखंड। और फिर यहाँ से इस बधान पट्टी से या नंदा पर्वत से लेकर कालगिरी तक है हमारा मानस खंड, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके का ये क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व काल में केदार व मानस खंड दोनों पर किसका आधिपत्य था? पूर्व काल यानी कि यहाँ पर देखिए नाम है राजा विराट का, ठीक है। तो किस काल में होगा? ये बात होगी महाभारत काल की। तो महाभारत काल में केदारखंड और मानस खंड पर एक ही राजा का शासन था। वो राजा कौन था? राजा विराट था, ठीक है। हालांकि इसके अलावा श्रीनगर में किसका उल्लेख मिलता है? सुबाहु का उल्लेख भी मिलता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक थे गुरु गोरखनाथ, और इनकी एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है गोरखवाणी। और यह किताब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमको ये इंपॉर्टेंट किताब है, हमको जो पढ़नी है, ठीक है। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं गुरु गोरखनाथ और इनकी किताब है गोरखवाणी जिसमें उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, किस कत्यूरी राजा ने नाथपंथी जोगी नरसिंह को, जोगी जो नरसिंह है, इनको ज्योतिर्मठ की गद्दी सौंप दी थी? तो देखिए, एक नाथपंथी जोगी है नरसिंह, इनको ज्योतिर्मठ की गद्दी सौंप दी थी असंती देव ने। ठीक है, तो कौन सा कत्यूरी राजा था? वो असंती देव था। ठीक है, अगला है, नाग कन्या चंपावती किस स्थान से तप करने चंपावत में आई थी? तो देखिए, जो चंपावती है नाग कन्या है, और ये कहाँ से आई थी चंपावत के अंदर? ये आई थी विदिशा से। विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश से ये यहाँ पे तप करने के लिए आई थी। अगला है, हिमालयी क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। हिमालयी क्षेत्रों के जो गजेटियर हैं, हिमालयी गजेटियर, ये सबसे पहले प्रकाशित हुए थे 1882 में। और किसने इनको संपादित किया था, किसने इनको प्रकाशित करवाया था? एटकिंसन ने इनको प्रकाशित करवाया था। कब कराया था? 1882 में। ठीक है, इनके गजेटियर का नाम क्या था? हिमालय गजेटियर। किसकी है यह? किसका रचना है? ये एटकिंसन का है। ठीक है, हिमालय गजेटियर। और कब आया ये? 1882 में। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है कि हिमालय क्षेत्रों के जो गजेटियर थे सबसे पहले कब प्रकाशित हुए? ये प्रकाशित हुए 1882 में। अगला है हमारा, उत्तराखंड शब्द का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड शब्द का जो प्रचलन शुरू हुआ, यह 20वीं सदी के पहले दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 20वीं सदी के पहले दशक में। अगले हमारा महत्वपूर्ण रचना है, पेपर में आपको देखने को मिल सकती है, उत्तराखंड रहस्य। उत्तराखंड रहस्य किसकी रचना है? तो यह रचना है शालिग्राम वैष्णव की। ठीक है, 1923 में ये बनती है, किताब प्रकाशित होती है। आपको नाम याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट किताब है। वसुधारा किसकी रचना है? अगला प्रश्न, तो वसुधारा जो रचना है ये है गोविंद प्रसाद नौटियाल की, जो कि 1946 में आती है। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक महत्वपूर्ण रचना है कनकवंश काव्य। तो कनकवंश काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचयिता है बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने इसको बनाया था 1952 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रचना है, आपको ये सभी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इन सभी रचनाओं में उत्तराखंड शब्द का यूज़ हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तराखंड रहस्य किसकी है? शालिग्राम वैष्णव। वसुधारा गोविंद प्रसाद नौटियाल। कनकवंश काव्य बालकृष्ण भट्ट की है। एक और महत्वपूर्ण रचना है उत्तराखंड हिमालय। तो उत्तराखंड हिमालय किसकी रचना है? ये रचना है हरिराम धस्माना की। ठीक है, तो हरिराम धस्माना जी की ये रचना है 1953 में प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, अभी तक हमने जितनी रचनाएं ऊपर पढ़ी उन सभी में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ है, चाहे वो उत्तराखंड रहस्य हो, वसुधारा हो, कनकवंश काव्य हो, या फिर उत्तराखंड हिमालय हो, सब में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर आपको प्रश्न बन जाए उत्तराखंड शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये श्रेय जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने 1960 में एक किताब लिखी थी उत्तराखंड यात्रा दर्शन, और इसके अंदर इन्होंने कई बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया था। तो इनको श्रेय जाता है उत्तराखंड शब्द को प्रसिद्ध करने का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसको जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक लेखों में उत्तराखंड शब्द सर्वप्रथम कब आया था? तो जो उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक अभिलेख है, वहाँ पे उत्तराखंड का जो शब्द था, ये उत्तराखंड, ये सबसे पहले आया था 24 फरवरी 1960 में। ठीक है, देखिए 24 फरवरी 1960 में 3 जिले हैं जो उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं। सबसे पहले आता है चमोली, फिर उत्तरकाशी और फिर पिथौरागढ़। इन तीनों को, ये पहले तहसीलें थी, इनको जिला बनाया गया। कब बनाया गया था आपको पता है? 1960 में। ठीक है, 24 फरवरी 1960 में इन तीनों को जनपद बनाया गया, और जनपद बनाने के बाद इन तीनों को नाम दिया गया उत्तराखंड मंडल। ठीक है, इनको किस मंडल में रखा गया? उत्तराखंड मंडल में इनको रखा गया, और यहीं पर सबसे पहले प्रशासनिक अभिलेखों में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला है, उत्तरांचल का नाम परिवर्तन कब उत्तराखंड किया गया? देखिए, जब 1960 में उत्तराखंड नाम आ गया, तो उसके बाद उत्तराखंड का ही नाम राज्य के नाम के लिए चलने लगा। लेकिन हुआ क्या, 1987 में जब हरिद्वार को उत्तराखंड के अंदर, जो प्रस्तावित राज्य था कि उत्तराखंड के लिए आंदोलन हो रहे हैं, हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग शुरू हो गई 1987-88 में। तो जब ये मांग कबूल हो गई, मान लिया सरकार ने कि ठीक है, हम हरिद्वार को अगर राज्य बनेगा उत्तराखंड, उसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो ये जब मांग बढ़ने लगी, तो हरिद्वार को शामिल करने का जैसे ही प्रस्ताव पारित होता है, नाम उत्तराखंड की जगह क्या पारित हो जाता है? उत्तरांचल पारित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा रहा है, उत्तरांचल का नाम परिवर्तन दोबारा से करके उत्तराखंड कब किया गया? तो 1 जनवरी 2007 से वापस नाम क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है।
अगला है गढ़वाल का पौराणिक नाम क्या है। तो देखिए आपको पता है गढ़वाल का पौराणिक नाम, क्योंकि स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण का जो भाग है केदारखंड, केदारखंड में इसका उल्लेख मिलता है, तो केदारखंड इसका पूर्व नाम है या पौराणिक नाम है। इसी प्रकार कुमाऊं का जो पौराणिक नाम होगा वो क्या होगा, मानसखंड होगा। रघुवंश में गढ़वाल के लिए क्या कहा गया है। तो देखिए रघुवंश जो कि किसकी रचना है, महाकवि कालिदास की है। अभी हमने ऊपर पढ़ा रघुवंश में गढ़वाल हिमालय के लिए क्या कहा गया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो गढ़वाल क्षेत्र है, ठीक है, उसके लिए क्या कहा है, तो पर्वतीय गण इसको कहा गया है। इसी प्रकार जो गढ़वाल का इलाका है इसको तालेश्वर ताम्रपत्र में, जो कि पौरव वंश के हैं, उनमें गढ़वाल के लिए पर्वतकार राज्य का यूज किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा, किस पुस्तक में अजयपाल को समस्त गढ़ों का विजेता कहा गया है। समस्त गढ़ों का विजेता या फिर गढ़पाल, तो ये दोनों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि इनमें से किस पुस्तक में अजयपाल को गढ़पाल कहा गया है, या फिर इनमें से किस पुस्तक में अजयपाल को समस्त गढ़ों का विजेता कहा गया है। तो वह पुस्तक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो कि इंग्लिश भाषा में लिखी है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखी है, किसने लिखी है, राय बहादुर पातीराम ने इस किताब को लिखा है, और इस किताब में अजयपाल को गढ़पाल कहा गया है। ठीक है, अगला है बद्रीनाथ पांडे के अनुसार पूजा व कर्मकांड में किसे गढ़पालक कहा गया है। तो पूजा और कर्मकांड में गढ़पालक कहा गया है अजयपाल को ही। ठीक है, पश्चिमी नयार को प्रारंभिक अवस्था में क्या कहा गया है। देखिए पहले माना गया कि उत्तराखंड के अंदर कई छोटे छोटे गढ़ थे गढ़वाल क्षेत्र में, और जब उन गढ़ों को जीतने लगे लोग, ठीक है, अजयपाल ने उन सब उनको जीता, तो अजयपाल क्या कहलाया, गढ़पाल कहलाया, बहुत सारे गढ़ों का विजेता। लेकिन हरिदत्त भट्ट शैलेश आए और उन्होंने ये कहा कि गढ़वाल का नाम नदियों के नाम पर, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ हैं इनको गाढ़ भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा नदियों के नाम पर हो सकता है गढ़वाल शब्द अस्तित्व में आया हो। ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी थी, ये बताया हरिदत्त भट्ट शैलेश ने। ये आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से किस इतिहासकार ने या इनमें से किस साहित्यकार ने नदियों का जो गढ़वाल शब्द है इसकी उत्पत्ति का कारण यहाँ की नदियों को माना है, तो वो है हरिदत्त भट्ट शैलेश। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये बताया, और इसलिए हमको ये पढ़ना है। जो पश्चिमी नयार है ये जब निकलती है शुरुआत में, तो शुरुआत में इसको डाईजुली गाड़ के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्वी नयार है इसको कैन्यूर गाड़ या संयूसी गाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चंपावत में स्थित घटकू देवता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए जो घटकू देवता का मंदिर है ये कहाँ है, चंपावत में है, और यह फुगर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अगला है, कुमाऊं व गढ़वाल के दर्शनीय स्थल किसकी रचना है। तो कुमाऊं और गढ़वाल के दर्शनीय स्थल, यह रचना है यमुनादत्त वैष्णव अशोक की। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल के दर्शनीय स्थल किसकी रचना है, यमुनादत्त वैष्णव की। इसके अलावा एक और अन्य रचना है, महत्वपूर्ण है, स्टडीज़ इन दी पुराण्स। ठीक है, तो स्टडी इन दी पुराण ये किसकी रचना है, ये डॉक्टर हजरा की रचना है। ठीक है, डॉक्टर हजरा की ये रचना है। इसके अलावा एक रचना और है, उत्तराखंड भारती। ठीक है, तो उत्तराखंड भारती ये किसकी रचना है, ये रचना है गंगादत्त तिवारी की। ये सभी रचनाएं आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डॉक्टर राजेंद्र बलोदी जी की किताब का पहला चैप्टर हमने यहाँ पे कवर करा। 42 क्वेश्चन हमने देखे, और इसके अंदर आपका जो पहला खंड है और 2 अध्याय इसके अंदर आते हैं, वो दोनों हमने कवर करे। यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सबको हमने यहाँ पे कवर करा है। इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही बन सके। ठीक है, तो आप इनको याद करिए, इनको अच्छे से पढ़िए, और जैसा क्वेश्चन मैंने बनाया है ऐसा हो मुश्किल है कि यही सेम टू सेम एग्जाम में आ जाए, लेकिन आपको डाटा याद रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हमने जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, नागकन्या चंपावती कहाँ से आई, तो ये विदिशा से आई थी। तो प्रश्न बन सकता है नागकन्या जो चंपावती थी विदिशा से किस जनपद में आई, तो वो चंपावत में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपको बस याद रखना है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। कल के लिए आपके लिए एक प्रश्न है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है उत्तराखंड आने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ठीक है, पहला यूरोपियन जो उत्तराखंड आया वो कौन था, यह आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही आपने इस सीरीज आपको कैसे लगी, आपको जो मैंने ये तरीका बताया है कि फॉर्म में जो मैं क्वेश्चन निकाल के मैं लेकर आया हूँ, पहले 2 अध्यायों से पहला खंड हमने कवर कर लिया है। तो आपको सीरीज़ कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे इसको क्या इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए या इसको चेंज किया जाए, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और ये सीरीज़ कब तक कंप्लीट होगी ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स करेंगे, जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सीरीज़ कब तक कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल
बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम अजय रावत की बुक स्टार्ट करने वाले हैं, परीक्षा वाणी के एमसीक्यूज शुरू करने वाले हैं, परीक्षा वाणी की मैराथन क्लास आने वाली है, बहुत सारा अभी कंटेंट चैनल पर आने वाला है। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।